और आज हम बात करने वाले हैं आग सेक्शन ई के सीजन 2 के बारे में। सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड ऑफिशियली 5 दिसंबर को आने वाला है, बट क्योंकि ये ड्रामा एक नोवेल की एडेप्टेशन है, इसलिए आज मैं आपको एपिसोड 1 के स्पॉयलर्स देने वाली हूँ। स्पॉयलर्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरे स्पॉयलर्स और ऑफिशियल एपिसोड के बीच में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉवल है और एक ड्रामा के अंदर इसको अडेप्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए काफ़ी सीन्स को वो शॉर्ट कर देंगे, बट मेन स्टोरी नॉवल की जैसी ही रहेगी। नॉवल को पढ़ना इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि नॉवल से आपको सब लोगों के पीओवी पता चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंग मुद्यानंद सेक्शन ई की बुक 2 को। स्टार्टिंग होती है जेजे से, जो ऑब्वियसली अपने आप से बातें कर रही है। बहुत गलत हो रहा है। क्या मैं पागल हो रही हूँ या मैं पागल हो चुकी हूँ? ये सब कितना अनोइंग है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने ऑलरेडी यूरी की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे कीफर के साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। वही चीज जो न्यू ईयर पे की थी। उस लड़के को सच में पता है कि चीजों को मैसअप कैसे करते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं डू टाइमिंग कर रही हूँ। डैम इट। और वर्स्ट बात, ये ऑलमोस्ट हो गया था। हो ही गया था समझो। अब मैं यूरी को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। जब भी मुझे उस टाइम की याद आती है, मेरा हार्ट जोरों से धड़कने लग जाता है। मेरा फेस इतना गर्म हो जाता है। जेजे अपनी फिंगर की तरफ देखती है जिसमें उसने वो रिंग पहनी हुई थी। मेरे बड़े भाई चाहते हैं कि मैं इसे पहने रहूं और कभी ना निकालूं, लेकिन जब भी मैं इसे देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं चीट कर रही हूँ। मैं अपनी बेड से उठ गई थी और फिर से स्कूल में जाना था। ये सब कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। मैंने तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन को ना ही फील किया, ना ही मैं उसे एंजॉय कर पाई, सिर्फ उस कीफर की वजह से। मैं बाथरूम की तरफ जाती हूँ, नहाती हूँ और तैयार हो जाती हूँ। मैं इवन सारी चीजों को जल्दी जल्दी करती हूँ ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। जब मैं तैयार हो रही थी तो मुझे अपने रूम के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे पता था कि ये आंट जैमा और ब्रदर एंजेलो ही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग मेरे दरवाजे के बाहर क्यों बात करते हैं। तैयार होकर मैं बाहर चली जाती हूँ, जिससे मेरे भैया और मेरी आंटी बात करना बंद कर देते हैं। गुड मॉर्निंग। आंटी कहती है गुड मॉर्निंग, चलो खाना खाते हैं। मैंने अपने भाई एंजेलो की तरफ ना ही देखा और ना ही उन्हें ग्रीट किया। मैं अब भी उनसे नाराज हूँ। मैं डाइनिंग टेबल पर गई और मुझे एरिस खाना खाता हुआ दिखाई दिया। हमेशा की तरह वो बहुत सीरियस था। ये कभी स्माइल भी करता है क्या? हाँ, जब ये एला के साथ होता है सिर्फ तब। जब मैं खाना खा रही थी तो मैं नोटिस करती हूँ कि एरिस मुझे देख रहा है, जैसे कि उसे कुछ कहना है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? वो मेरी तरफ कंफ्यूजन में देखता है और कहता है, तुम्हें मुझे कुछ बताना है क्या? तुम्हारा डिसीजन क्या है? क्या तुम उस स्टूपिड सेक्शन ई में रहोगी? ओह, फिर से नहीं। क्या ये सच में सोचता है कि ये मुझे सेक्शन ई से निकाल सकता है? ऑफ कोर्स नहीं। इवन भाई एंजेलो भी इसे अलाउ नहीं करेंगे, स्पेशली जब मैं उसी सेक्शन में हूँ जिसमें मेरा सौ करोड़ फियांसे है। मैंने उसे कोई आंसर नहीं दिया और मैं सिर्फ खाना खाती रही। एरिस ऑब्वियसली मेरी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अनोयड था। वो सडनली खड़ा हो जाता है और वहां से जाने से पहले कहता है, अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम्हारी इंगेजमेंट नहीं हुई होती। मैं वहीं रुक गई। अगर मैंने उसकी बात मानी होती तो ये क्या फिर भी होता? क्या उन्होंने सच में मेरी अरेंज मैरिज सेटअप की होती? ऑनेस्टली मैं इस एंगेजमेंट के बारे में सोच सोच कर थक गई हूँ। मैंने जल्दी से अपना खाना खाया और जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही मैं बाहर आई मैंने नोटिस किया कि एरिस की कार अभी गैराज में ही है। मुझे लगा वो चला गया होगा। मैंने गेट की तरफ देखा, एरिस वहाँ खड़ा था और ऐसा लग रहा था वो किसी से बातें कर रहा है। मैं जब उसके पास गई तो उसके सामने खड़ी पर्सन को देखकर थोड़ी सरप्राइज हो गई। यूरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अपने दोनों आर्म्स को क्रॉस किए हुए कार के पास खड़ा हुआ था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो सीधा खड़ा हो गया। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मैं उसके पास जाने वाली थी तभी एरिस मेरा रास्ता ब्लॉक कर देता है और मुझे अपने पीछे खींच लेता है और सीरियसली कहता है, ये तुम्हारे साथ नहीं आ रही, जाओ यहाँ से। यूरी कहता है, तुम ये डिसाइड करने वाले कौन होते हो? मैं एरिस की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ, एरिस कोई बात नहीं, मुझे भी यूरी से कुछ बात करनी है। एरिस साइड हट जाता है और मुझे यूरी के पास जाने देता है। यूरी अपनी कार का दरवाजा खोलता है और मैं कार के अंदर बैठ जाती हूँ। जैसे ही कार का दरवाजा बंद होता है वो जल्दी से अंदर आ जाता है। वहां से निकलने के बाद यूरी ने मुझसे पूछा, क्या तुमने और एंजेलो ने बात कर ली? मैंने अपना सर हिलाया। नहीं, मैं उनसे अभी बातें नहीं करना चाहती। यूरी अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, सॉरी, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था।
मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा एफ़र्ट डालने की कोशिश की। तो इसलिए इसने अपनी एक नी पर बैठकर वो सब किया था। जेजे अपनी फिंगर पर पहनी हुई उस रिंग को टच करती है और पूछती है, तो हम लोग अपने क्लासमेट्स को कैसे बताने वाले हैं? यूही एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही सोच लिया था। ये बेटर होगा अगर हम उन्हें अभी के लिए कुछ भी ना बताएँ। जेजे कन्फ्यूज़न में उसकी तरफ देखती है। क्यों? ये सब हमारे सेक्शन के लिए ही है। अगर उन्हें इन सब के बारे में पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पेशली जब उनमें से सबको लगता है कि कीफर को भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। अरे नहीं, इसने अब कीफर का नाम क्यों लिया? ओह नो, ये कितना अनोइंग है। फिर से नहीं, अब मुझे न्यू ईयर पर हुई वो सारी बातें याद आ रही हैं। हाँ, चीटर। तेजी विंडो की तरफ देखने लग जाती है क्योंकि उसने जो किया था उसकी वजह से वो यूरी को फेस नहीं कर पा रही थी। यूरी पूछता है, तुम क्या कहती हो? हाँ, ठीक कहा तुमने, प्रॉब्लम हो सकती है स्पेशली जब उन्हें पता चला कि हमने क्या किया था। मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे यीशु उसे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही हूँ। जेजे वापस से अपनी उस सीन की तरफ देखती है। वो लोग इसे नहीं देख सकते, नहीं तो वो क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, स्पेशली वो सियन। जेजे अपना नेकलेस निकालती है जो उसे क्रिसमस पार्टी पर मिला था। उसे अभी तक नहीं पता था कि ये उसे किसने दिया है, लेकिन ये अच्छा लग रहा था इसलिए उसने पहन लिया। इसके बाद वो अपनी रिंग निकालती है और उसे उस चेन के अंदर डाल लेती है और एक पेंडेंट बनाकर वापस से उसे पहन लेती है। यूरी स्माइल करते हुए कहता है, ग्रेट आइडिया। लेकिन जेजे सिर्फ उसकी तरफ स्माइल करती है। ट्रैफिक की वजह से वो लोग बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और ये स्कूल का पहला दिन भी था। इस वजह से कार के अंदर का माहौल काफी ज्यादा awkward हो गया था। कभी यूरी जेजे की तरफ देख रहा था और कभी जेजे यूरी की तरफ देख रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बस स्माइल कर रहे थे और ये साइकिल चलती रहती। ऑनेस्टली वो दोनों स्टूपिड लग रहे थे। यूरी हंसते हुए कहता है, ये सब कितना ऑकवर्ड है। यू नो व्हाट, हमें इस एंगेजमेंट को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी हम एक दूसरे को पहले जैसा ट्रीट कर सकते हैं। क्या? यूरी स्माइल करते हुए कहता है, कोई प्रेशर नहीं है। अभी हम लोग साथ हैं तो एंगेजमेंट के बारे में नहीं सोचते। जेजे तुम पहले जैसे एक्ट करती थी वैसे कर सकती हो। जेजे भी उसे देखकर स्माइल करती है। यूरी ठीक कह रहा था। उन दोनों को इस मैरिज के बारे में ओवरथिंक करने की कोई जरूरत नहीं थी। जेजे का बड़ा भाई था जो इन चीजों के लिए उसे प्रेशराइज कर रहा था। जीजी कहती है, तुमने ठीक कहा, और वो उसकी आर्म पर एक पंच मार देती है। यूरी फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, आउच, मुझे क्यों मार रही हो? अभी तुम्ही ने तो कहा मैं वैसे एक्ट करूं जैसे मैं करती हूँ। ये कहकर जेजे उसे दूसरा पंच मारने ही वाली थी, तभी यूरी कहता है, मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, सही कहा। जीजी अपने हाथ को नीचे कर लेती है और जब वो यूरी को उसकी आर्म पर रब करते हुए देखती है तो पता नहीं क्यों लेकिन वो दोनों सडनली हंसने लग जाते हैं। तुमने सच में बहुत जोर से पंच किया है मुझे, तुम तो मुझसे भी स्ट्रांग हो। हाँ, तो ये तुम्हारी गलती है ना। ऑकवर्डनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। इवन तो एंगेजमेंट का जो प्रेशर था वो भी थोड़ा डिसअपियर हो जाता है। मुझे ऐसी ही चीजें पसंद है जैसे हम पहले थे। कार स्कूल के पार्किंग लॉट में रुक जाती है। जैसे ही जेजे अपनी सीट बेल्ट खोलकर वहां से निकलने वाली थी तभी यूरी जेजे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं कुछ भूल गया। और तभी यूरी जेजे पर लीन करता है और उसके होठों पर किस कर लेता है और पीछे हटने के बाद वो मेरी तरफ देखकर स्माइल करता है। एंगेजमेंट के बारे में कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे मन में जो फीलिंग्स है तुम्हारे लिए मैं उन्हें छुपाऊंगा। ये कहकर यूरी कार से बाहर निकल जाता है। ओह नो, जेजे टू टाइमर, यू आर ए चीटर। ये सब होने के थोड़ी देर बाद जेजे का ब्रेन काम करना शुरू करता है। वो अपने सर को स्क्रैच करते हुए कार से बाहर निकलती है और तभी देखती है कि यूरी उसका इंतजार कर रहा है। वो जल्द से बाहर निकलती है और चलते हुए अचानक से रुक जाती है और कहती है, मैं रेस्टरूम जाकर आती हूँ। जेजे यूरी के आंसर का भी वेट नहीं करती। वो जल्दी से रेस्टरूम की तरफ जाती है और अपने आप को एक रेस्टरूम के अंदर बंद कर लेती है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे फ्रेया फिर से यहाँ पर मिल जाएगी। डैम इट! मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जब यूरी ने मुझे किस किया तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो चीटिंग जो मैंने उसके साथ की है और अभी भी उसके साथ कर रही हूँ। ये सब बहुत गलत है। अब हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है ना, इवन इफ ये अरेंज्ड एंगेजमेंट है, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को लेकर एग्री किया है, मैंने एक्सेप्ट किया है। इसलिए इस एंगेजमेंट को लेकर मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।
मुझे अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर मुझे कीफर से दूर रहना होगा तो मैं रहूँगी। उसे पता है कि यूरी और मेरी शादी होने वाली है, तो वो पक्का समझ जाएगा। मुझे बस उसे ठीक तरीके से बात करने की ज़रूरत है और वो रुक जाएगा और हम ये सब रोक सकते हैं। बस मुझे यही करना है और मैं यही करने वाली हूँ। जेजी अपने आप को शांत करती है और डोर को खोलती है, लेकिन वो उसे खोलने के बाद ही रिग्रेट करने लगती है। देखो मेरी किस्मत, जिस पर्सन को मैं सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहती थी वो मेरे सामने खड़ा है। जैसे थोड़ी सरप्राइज थी लेकिन फिर भी वो कीफर की तरफ देखती है जिसका एक हाथ फोन पर था। जेजे उसे डांट मारते हुए कहती है, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो गर्ल्स रेस्टरूम है ना? कीफर उसे एक नोटिस स्माइल देते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और ये कहकर वो उसे वापस से उस क्यूबिकल में पुश कर देता है। इसकी तो मैंने अभी कहा था मैं इसे अवॉइड करूंगी। जैसे ही एडिक्स कीफर को दिखता है वो उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? किसी से लड़ाई हो गई क्या? कीफर मेरी तरफ देखता है लेकिन मैं उसकी नजरों को अवॉइड कर देती हूँ। गिल्टी। वेल ये सब उसकी ही गलती थी। अगर उसने मुझे ऐसे क्यूबिकल में पुश ना किया होता और फिर उसने तो इवन न्यू ईयर का पार्ट 2 भी निकाल दिया। ये तो कितना अनोइंग है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मैंने उसके होठों को काट लिया और उसे पंच कर दिया और फिर उसके उस बॉडी पार्ट पर भी किक कर दिया। और अब इसे देखकर ये लग रहा है कि ये किसी से लड़ाई करके आया है। नहीं, बस किसी डीमन से टकरा गया। ये कहकर कीफर अपनी सीट पर बैठ जाता है। एक डीमन, हाँ? मैंने अपनी नजरों को घुमा लिया और प्रिटेंड किया जैसे कि मुझे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन ये इडियट मुझे बार बार गुस्सा दिला रहा है और जैसे ही वो मेरे नजदीक से गुजरा वो मेरे कान में विस्पर करता है, इसके लिए तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। जेजे उसे घूर कर देखती है। निकम्मा कहीं का, ये लड़का बात सुनता ही नहीं है। एक तो पहले ही इससे बात करना इतना मुश्किल था और अब तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। हाँ, मुझे शुरू से ये सब एक्सपेक्ट करना चाहिए था। ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। मैंने अपनी सारी अटेंशन क्लासरूम के डोर की तरफ कर ली। मुझे इस इडियट के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट नहीं करना। सीन अभी तक नहीं आया था। उसके साथ क्या हुआ होगा? अचानक मन में आया कि मैं उसके घर जाकर चेक करूं। क्या पता उसके भाई ने अब तक उसके साथ क्या कर दिया होगा। मुझे याद है वो फोन पर कैसे चिल्लाया था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी फोन से बाहर निकल जाएगा ताकि मुझ पर चिल्ला सके। ओह गॉड। नेक्स्ट मैंने गेट की तरफ देखा जिसने हेडसेट लगाए हुए हैं और वो अपने ही धुन में मस्त है। उसे तो पता भी नहीं है कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ मायो उसे अप्रोच करना चाहता है लेकिन हेजिटेट कर रहा है। लव लाइफ ड्रामा यू नो। तभी सर एल्विन पहुंच जाते हैं, हमें ग्रीट करते हैं और हमसे पूछने लग जाते हैं कि हमने न्यू ईयर और क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट किया। आज उन्होंने नहीं पढ़ाया, इंस्टेड उन्होंने हमसे बातें की। एक्चुअली मैं इन सब चीजों को मिस कर रही थी कि कैसे सर हम सबके साथ और इवन इन इडियट्स के साथ इतने पेशेंट हैं और कैसे वो कभी कभी हमारे इस नॉनसेंस में हमें ज्वाइन कर लेते हैं। और तभी सर अनाउंस करते हैं, तुम्हारी रिट्रीट के प्लान ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। एलेक्स पूछता है, हमें भी इंक्लूड किया गया है? सर एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, हाँ अब तुम 4th ईयर में हो और हर स्टूडेंट को ग्रेजुएट करने से पहले इसे अटेंड करना होता है। मुझे पता था कि 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक रिट्रीट है, लेकिन इसके बारे में हम अभी से क्यों बात कर रहे हैं? तभी सब रिट्रीट की डेट पूछने लग जाते हैं। डेट तो अभी नहीं सेट हुई है, लेकिन ये यूजुअल होने वाली रिट्रीट से पहले ही होगी। तुम्हारी पोस्ट फाइनल एग्जाम की वजह से अभी कुछ कंफर्म नहीं है। जेजे यूरी की तरफ देखती है और उससे पूछती है, ये पोस्ट फाइनल एग्जाम क्या है? यूरी एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ये 5th एग्जाम है और यही डिटरमाइन करता है कि एक स्टूडेंट ग्रेजुएट होगा या नहीं। अरे नहीं, अब फिर से क्यों एग्जाम हो रहा है? अगर मैं पास नहीं हुई तो इसका मतलब है मैं ग्रेजुएट नहीं कर पाऊंगी। जीजी को अचानक से नर्वस फील होने लग जाता है। अभी तो थर्ड पीरियडिकल एग्जाम भी नहीं आया और अभी से एक नया प्रेशर भी आ गया। मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। शायद मुझे रात रात भर जाकर पढ़ना पड़े। अगर फेल हो गई तो मुझे इसी क्लास में रहना पड़ेगा और मेरा भाई, वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमने पूरी मॉर्निंग क्लास सिर्फ बात करने में गुजार दी। इवन दूसरे टीचर्स ने भी नहीं पढ़ाया। या तो वो पढ़ाने के मूड में नहीं थे या फिर वो बस पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। और इसके बाद लंच टाइम हो जाता है। ड्रू अमान से पूछता है, बस ये सब है क्या? अमन कहता है, हाँ बस यही है। तुम लोगों ने ग्रोसरीज के लिए अभी पैसे नहीं दिए हैं। क्रिसमस पार्टी से पहले ही हमारा स्टॉक खत्म हो चुका था। मुझे थोड़ा खाना लेकर आना चाहिए था। इसके बाद हमें बस राइस और मीट लॉफ से ही काम चलाना पड़ा।
मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर खाना खा रही थी, लेकिन मुझे कितनी भी भूख लगी हो, मेरा मन कर रहा था कि मैं अपना खाना उठाकर मेरे सामने बैठे उस पर्सन के मुंह पर देकर मारूं। कीफर अचानक से मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया था और जब मैं खा रही थी तो वो बस बैठकर मुझे देख रहा था। जैसे इरिटेट होकर कहती है, जाओ यहाँ से। अगर मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो मैंने अपना खाना लिया और वहां से जाने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैं वहां से जाने वाली थी, कीफर एक टीजिंग टोन में गाना गाने लगा। बॉक्सर। ठीक है, बैठ जाते हैं। जेजे वहां पर बैठ जाती है और कीफर को घूर कर देखने लग जाती है। आह, कितना अनोइंग है। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि जो चीज उसे क्रिसमस पर मिली थी वो मैंने दी थी। लगता है इस निकम्मे पर्सन को मुझे ब्लैकमेल करने का तरीका मिल गया है। चीटी फ्रस्ट्रेट होकर पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं। क्या तुम्हें खाना खाते हुए देखना इतना बुरा है क्या? हाँ, अब जाओ यहाँ से। लेकिन मेरी बात मानने की बजाय वो हंसने लगा। देखो तो इस लड़के को, ये सच में मुझे गुस्सा दिलाने में माहिर है। मैं बस यहाँ पर कोई सीन खड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं सारी चीजों को उसके सर पर देकर मारूंगी। तभी यूरी पूछता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे पता ही नहीं चला कि यूरी कब यहाँ पर आ गया, लेकिन किसी रीजन की वजह से मुझे नर्वस फील होने लगा। नहीं, बस हम लोग आपस में ऐसे ही मजाक कर रहे थे। यूरी फिर पूछता है, पक्का? मैंने अपना सर हिलाया। यूरी कीफर की तरफ देखता है और फिर वहां से चला जाता है। जब तक यूरी वहां से चला नहीं गया, जेजी की नजरें यूरी पर ही रही और जब उसे ये यकीन हो गया कि यूरी उनकी बातें नहीं सुन पाएगा, जेजी कीफर की तरफ देखती है। इस पार्ट के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ हमसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एवरीवन।